एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जन संघर्ष और आंदोलन का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो आज जो है हम इस चैप्टर का पूरा एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन। और उसके पहले देख लेते हैं एक बार जल्दी से 2 मिनट में इसका एक इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बारे में पढ़ना है, और लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका के बारे में पढ़ना है कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है। उसके बाद हम देखें तो लामबंदी और संगठनों के बारे में पढ़ना है, यानी कि लामबंदी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे दबाव समूह और आंदोलन के बारे में। उसके बाद इस चैप्टर में जो है दबाव समूह और आंदोलन क्या होते हैं, साथ ही साथ क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं क्या, इन सारी बातों को जो है हमें इस चैप्टर के माध्यम से जानना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले जानते हैं हम लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक कई सारे चैप्टर्स में अपन ने पहले पढ़ा था कि लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है, चुनाव कैसे होता है, चुनाव के बाद संसदीय संस्थाएं जो हैं वो कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या है। अगर लोकतंत्र सुचारू रूप से ना चले, लोकतंत्र में गड़बड़ी पाए जाए, लोकतंत्र लोकतंत्र के अनुसार ना चले, यानी कि जनता की मांगों के हिसाब से ना चले, तो उस परिस्थिति में जन संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है, जन संघर्ष की भावना लोगों में कैसे उमड़ती है, इसके बारे में जानेंगे। तो फटाफट से देखते हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले देखें कि लोकतंत्र जो है जन संघर्ष के द्वारा ही विकसित होता है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर लोकतंत्र सुचारू रूप से ना चले, अगर लोकतंत्र सुचारू रूप से ना चले तो जनसंघर्ष पैदा हो जाता है। ठीक है, जनसंघर्ष किस लिए पैदा हुआ? लोकतंत्र को अच्छे से चलाने के लिए। तो लोकतंत्र जनसंघर्ष के द्वारा ही विकसित होता है, जनता के द्वारा ही लोकतंत्र बनता है। और लोकतंत्र अगर बिगड़ता है तो जनता फिर उस चीज को बनाए रखने के लिए क्या करती है? जनता उस चीज को बनाए रखने के लिए जन संघर्ष करती है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि लोकतंत्र जनता से ही बनता है, और लोकतंत्र अगर बिगड़ता है, लोकतंत्र में किसी भी तरीके की कमी पाई जाती है, तो जनता ही संघर्ष के माध्यम से, जन संघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायक होती है, या लोकतंत्र जन संघर्ष के द्वारा ही विकसित होता है। दूसरी बात करें लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसले लेने में जनसाधारण के विचारों की अनदेखी करती है, यानी कि अगर जब सरकार फैसला ले रही है तो उसमें आम सहमति ना हो, आम जनता की सहमति ना हो, तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जो है जन संघर्ष होता है, और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, जन संघर्ष से क्या होता है, जन संघर्ष से विकास में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कैसे होती हैं? यानी कि यदि सरकार आम सहमति से फैसले नहीं ले रही, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों की भागीदारी, जनता की भागीदारी, यानी कि सरकार को फैसले भी जनता की भागीदारी आम सहमति से ही लेने होंगे। लेकिन यदि सरकार फैसले लेने में जनसाधारण के फैसलों की अनदेखी करती है तो जनसंघर्ष होता है। और जनसंघर्ष से क्या होगा? जनसंघर्ष से ये होगा कि उससे जो विकास में आने वाली बाधाएं हैं वो दूर भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे। जन संघर्ष जो है
सरकार को तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय लेने से रोकती है। बिल्कुल, यानी कि जनसंघर्ष उमड़ता कब है, जनसंघर्ष होता कब है, जब सरकार जनता की बातें ना माने, अपनी मनमानी करे, अपना राजतंत्र चलाए, अपनी तानाशाही चलाए। ठीक है, तो जनसंघर्ष क्या करेगा, उस राजतंत्र को मिटाने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ तानाशाही से या मनमाने तरीके से निर्णय लेने की जो है मांग करेगा। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात होती है। इन संघर्षों का समाधान जनता जो है व्यापक लामबंदी के जरिए करती है। कैसे करती है? संघर्षों का समाधान व्यापक लामबंदी के माध्यम से करती है। लामबंदी, यहाँ पे आपको एक नया शब्द देखने को मिल रहा होगा। तो लामबंदी क्या होती है? लामबंदी क्या होती? जनता जनसंघर्ष लामबंदी के माध्यम से कर रही है, यानी कि जनता संघर्ष भीड़ के माध्यम से कर रही है। अपने साथ कई सारी भीड़ को लेके आई है और सरकार के खिलाफ जो है लोकतंत्र को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए जनसंघर्ष में हिस्सा ले रही है। उसी चीज को क्या कहा जाएगा? उसी चीज को कहा जाएगा लामबंदी। यानी कि जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए, मान लो कि युद्ध के लिए बहुत सारी जनता इकट्ठी हुई हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा लामबंदी। तो लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका के ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कभी कभी इस तरह के संघर्षों का समाधान संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के द्वारा भी होता है। यानी कि जब इस तरीके का जनसंघर्ष पैदा हो जाता है तो उनका समाधान जो है संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के द्वारा भी होता है, जिससे सरकार को हमेशा जनसंघर्ष का भय बना रहता है। यानी कि अगर इन संघर्षों का समाधान जो है न्यायपालिका या संसद के द्वारा किया जाएगा तो सरकार को एक डर बना रहेगा कि भाई हमें न्यायपालिका में, न्यायालय में, अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो एक सरकार की छवि फिर किस तरीके की होगी ये आप समझ ही सकते हैं। और सरकार जो है तानाशाह होने और मनमाना निर्णय लेने से बचती है, क्योंकि सरकार जानती है कि हमें जनता के माध्यम से ही चुना गया है, जनता ने ही हमें वोट देके चुना है, यही लोकतंत्र है। तो हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि जनता भड़क ना जाए, जनसंघर्ष ना हो जाए, मामला जो है संसद तक ना पहुंच जाए, न्यायपालिका तक ना पहुंच जाए। इसीलिए सरकार जो है तानाशाह होने और मनमाना निर्णय लेने से बचती है। उसके बाद देखें जनसंघर्ष से जो है राजनीतिक संगठनों आदि का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि राजनीतिक संगठन का विकास जन संघर्ष के माध्यम से कैसे होता होगा। तो जन संघर्ष जब होता है उसमें कई सारे लोग हिस्सा लेते हैं, तो जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीडरशिप की कैपेसिटी होती है, वही जाके आगे जो है राजनीतिक संगठन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जन संघर्ष से राजनीतिक संगठनों का विकास होता है और राजनीतिक संगठन जो है जन भागीदारी के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, अब ये राजनीतिक संगठन किस किस तरीके के हो सकते हैं उस पर अपन एक बार नजर डालते हैं। तो ये राजनीतिक संगठन जो है राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के रूप में जाने जाते हैं। किस तरीके से जाने जाते हैं? राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के रूप में भी जाने जाते हैं। अब आगे राजनीतिक दल क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसको भी हम आगे बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि अभी अपन ने एक शब्द पढ़ा था कि लामबंदी पढ़ा था। अब लामबंदी या लामबंदी का मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो लामबंदी का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई पर जाने के लिए सेना को तैयार करना या मोर्चा बंदी। लामबंदी का यहाँ पे सिर्फ अर्थ बताया गया है। यहाँ पे ना हम अपन राजनीति में ना किसी सेना को लेके आएंगे, ना किसी मोर्चा या किसी युद्ध की बात करेंगे। ठीक है, तो लामबंद शब्द का अर्थ अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है कि लामबंदी का क्या मतलब होता है।
तो युद्ध या लड़ाई पर जाने के लिए सेना को तैयार रखना ही लामबंदी या मोर्चाबंदी कहलाता है। अब राजनीतिक लामबंदी की बात करें, अभी हमने मतलब किसका देखा, सिर्फ और सिर्फ लामबंद का देखा या लामबंदी का देखा, ठीक है। अब राजनीतिक लामबंद या राजनीतिक लामबंदी क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो राजनीतिक लामबंदी से तात्पर्य राजनीतिक गतिविधियों और अभियानों में भाग लेने के लिए लोगों को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। यानी कि जब कोई राजनीतिक गतिविधि हो या राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा हो तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जनता की उसमें भागीदारी अगर है तो उस स्थिति में अभियानों में भाग लेने के लिए लोगों को एक साथ लाने की प्रक्रिया जो है राजनीतिक लामबंदी कही जाएगी। यानी कि राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक अभियानों में जनता की भागीदारी को क्या कहा जाएगा, राजनीतिक लामबंदी कहा जाएगा। उसके बाद देखें इसमें व्यक्तियों या समूहों को राजनीतिक कार्यवाही में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना शामिल है। उसके बाद प्रेरित और प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं और शामिल कैसे किया जा सकता है। पहली बात, मतदान के द्वारा। हर एक व्यक्ति का अधिकार है मतदान करना, चाहे वो स्वयं राजनेता ही क्यों ना हो। विरोध करना, राजनीतिक दलों में शामिल होना या विशेष उम्मीदवारों का समर्थन करना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीजें जो हैं राजनीतिक कार्रवाई में भाग लेने के अंतर्गत आती हैं। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, इसी चीज को कहा जाता है राजनीतिक लामबंदी कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो चलिए चलते हैं आगे। राजनीतिक लामबंदी लोकतंत्र का एक अनिवार्य पहलू है। कैसे है राजनीतिक लामबंदी लोकतंत्र का अनिवार्य पहलू, ये भी जानते हैं। क्योंकि यह नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाता है। लोकतंत्र का अनिवार्य पहलू राजनीतिक लामबंदी को क्यों कहा गया है, क्योंकि लामबंदी के जरिए ही प्रत्येक नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, साथ ही साथ अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने में भी सक्षम बनाता है। क्योंकि सारी राजनीतिक गतिविधियां जो हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार चलाने के लिए, सरकार के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जवाबदेह है, उसके लिए कौन जवाबदेह है, एक स्वयं राजनेता जवाबदेह है, नेता ही जवाबदेह है। ठीक है, तो बात हुई क्लियर कि राजनीतिक लामबंदी किसे कहा जाता है और किस तरीके से जो है लामबंदी के जरिए लोगों की भागीदारी राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ाई जाती है। चलिए अब बात करें, अपन एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, तो नेपाल में लामबंदी और संगठन की अपन एक कहानी सुनेंगे कि नेपाल में ऐसी क्या घटना हुई थी कि वहां जो है लामबंदी की स्थिति पैदा हो गई थी और किस तरीके से विभिन्न संगठनों ने भी उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो चलिए इस उदाहरण के माध्यम से जो है अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर अपन कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो नेपाल में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान एसपीए या 7 पार्टी गठबंधन, एसपीए का फुल फॉर्म ये है, मैं बता देती हूं आपको, 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, तो जिसे कि क्या कहा जाता है, 7 पार्टी गठबंधन द्वारा जो है नेपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया। अब इस गठबंधन में कुछ बड़ी पार्टियां भी शामिल थी। किस गठबंधन में? एसपीए में, यानी कि 7 पार्टी अलायंस या 7 पार्टी गठबंधन में कुछ बड़ी पार्टियां भी शामिल थी। गठबंधन क्या कहलाता है? गठबंधन यानी कि जब बहुत सारी पार्टियां मिलके अपनी एक पार्टी बना लें। तो नेपाल में 7 पार्टियों ने जो है 7 राजनीतिक दलों ने एक अपना गठबंधन बनाया और उसको नाम दिया 7 पार्टी अलायंस या 7 पार्टी गठबंधन। इस गठबंधन में कुछ बड़ी पार्टियां शामिल थी जिनके कुछ सदस्य संसद में भी थे, यानी कि पार्लियामेंट में भी थे। इस जन उभार के पीछे एसपीए एकमात्र संगठन नहीं था।
विरोध प्रदर्शन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भी शामिल थी, जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी। यानी कि इसमें जब नेपाल में लामबंदी जैसी और जन संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, वो क्यों हुई उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एसपीए बस शामिल नहीं था, ठीक है, एसपीए अकेला शामिल नहीं था, उसके साथ जो है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भी शामिल नहीं थी, जो कि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी। अब आप सोचेंगे कि माओवादी या कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी, तब भी वो उसमें हिस्सा ले रही है। क्यों ले रही है मैं बताऊंगी आपको। आगे देखें कि ये पार्टी नेपाली सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में शामिल थी और उसने नेपाल के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये तो अपन ने देखा, एक ओवरव्यू देखा। इससे आपको किस किस के बारे में पता चला इससे आपको पता चला कि हम एक नेपाल की लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको पता चली गठबंधन की, गठबंधन क्या होता है और किस तरीके से जन संघर्ष में 7 पार्टी अलायंस यानी कि एसपीए ने भाग लिया, और साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट थे, माओवादी थे, जो कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, उनने भी उस जन संघर्ष में भाग लिया। अब क्यों लिया, क्या हुई घटना, ये सुनते हैं। तो हुआ ये था कि नेपाल में बहुत पहले से लोकतंत्र नहीं है। 1990 के दशक से लोकतंत्र में बहुत, यानी कि काफी बाद में 1990 के दशक में जो है नेपाल में लोकतंत्र आया। उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि शासक राजा होता था, लेकिन वास्तविक सत्ता जनता के हाथ में थी, यानी कि एक तरीके से लोकतंत्र ही था, ठीक है। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद, यानी कि 1990 से कुछ टाइम बाद तक तकरीबन 10 से 15 साल तक लोकतंत्र बहुत अच्छे से चलता रहा। अब बात करें 1990 के बाद 10-15 साल के बाद की हम बात करें, तो हुआ ये कि उस समय राजा वीरेंद्र शाह जो थे वो शासन में थे, ठीक है, और वास्तविक सत्ता तो जनता के हाथ में ही थी, लोकतंत्र ही था, ठीक है। अब हुआ ये कि राजा वीरेंद्र शाह की गुप्त रूप से हत्या कर दी षड्यंत्र के माध्यम से। अब गद्दी पे बैठे राजा ज्ञानेंद्र शाह, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, साथ ही साथ संसद और प्रधानमंत्री को भी खत्म कर दिया, प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया गया। यानी कि ज्ञानेंद्र शाह जी तो, ज्ञानेंद्र शाह जो राजा बने थे वीरेंद्र शाह की हत्या के बाद, वो नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र रहे, वो चाहते थे कि अब हमारा शासन चले, जनता की मांगे ना चले, ना ही वास्तविक सत्ता जनता के हाथ में रहे, अब चलेगा राजतंत्र, हमारा शासन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ राजा का शासन चलेगा। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। अब ये बात जो है, ये बात जनता को मंजूर नहीं थी, तो जनता ने जो है, जनता ने उनके खिलाफ जन विद्रोह खड़ा कर दिया, जन संघर्ष खड़ा कर दिया। वहां पे पर डे 1 से 2 लाख की भीड़ जमा होने लगी। इस भीड़ को देखते हुए वहां की जो अन्य राजनीतिक दल थे, उन्होंने गठबंधन किया और एसपीए यानी कि 7 पार्टी अलायंस के नाम से अपनी एक 7 पार्टी गठबंधन जो है एक तैयार किया, और उन्होंने भी जनता के साथ जनसंघर्ष में भाग लिया। अब 4-5 दिन बाद भीड़ और बढ़ती गई उस जनसंघर्ष में, जो है उस लामबंदी में जो है पर डे 4 से 5 लाख लोग हिस्सा लेने लगे। उसको देखते हुए जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी थी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी, माओवादी थी, जो कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, वो भी जनसंघर्ष में हिस्सा ले लिए। यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ जो व्यक्ति थे, वो भी लोकतंत्र की बहाली के लिए, यानी कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उसमें हिस्सा लेने लगे। अब क्या हुआ, इतने बड़े जनसंघर्ष को देखते हुए जो है मात्र 20 से 25 दिनों की अवधि में ही, मात्र 20 से 25 दिनों के संघर्ष के बाद ही वापस से नेपाल में जो है क्या आ गया, नेपाल में जो है लोकतंत्र आ गया वापस से। तो ये किसका परिणाम था, ये किसका संघर्ष था, आम जनता का संघर्ष था, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी यानी कि आम जनता की भागीदारी होती है। वहां की जनता नहीं चाहती थी कि यहाँ पे सिर्फ एक राजा का शासन चले, राजतंत्र शासन चले और सिर्फ उस राजा की ही मनमानियां चले।
जनता चाहती थी कि हमारे द्वारा सरकार शासन करे, लोकतंत्र जो है हमेशा वैसा का वैसा बना रहे। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि जनता में लोकतंत्र को स्थापित करने की कितनी बड़ी क्षमता होती है। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो हमने जाना नेपाल में लामबंदी और संगठन के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है, इस संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा कई संगठन भी शामिल थे। सभी प्रमुख श्रमिक संघ और उनके भी संघ जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। कई अन्य संगठनों जैसे स्वदेशी लोगों के संगठन, शिक्षकों, वकीलों और मानव अधिकार समूहों ने भी इस आंदोलन को, इस जनसंघर्ष को समर्थन दिया। और इन्हीं सबके प्रयासों के साथ, जनता के साथ इन सारे लोगों के जुड़ने की वजह से ही जो है एक बार फिर से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना फिर से की गई। अब हम देखें एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। बोलीविया में लामबंदी और संगठन। बोलीविया जो है लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा गरीब देश है, ठीक है। वहां जो है आय के साधन उतने नहीं है, वहां की जनता जो है गरीब है। अब हुआ ये, बोलीविया की सरकार ने जो है, असल में ये जो है पानी के लिए संघर्ष था। अब आप बोलेंगे कि पानी के लिए कैसा संघर्ष? क्या वहां पानी की उपलब्धता नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पानी तो बहुत उपलब्ध था, लेकिन बोलीविया में क्या कर दिया गया कि पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन हुआ था। अब पानी का निजीकरण कैसे? सरकार ने क्या किया बोलीविया की सरकार ने क्या किया कि पानी का निजीकरण कर दिया, यानी कि पानी जो कि आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सरकार की तरफ से आता है, मुफ्त में दिया जाता है या नाम मात्र का उस पर पैसा लिया जाता है, ठीक है। अब बोलीविया की सरकार ने क्या किया कि पानी का निजीकरण यानी कि पानी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया और पानी का स्वामित्व, पानी के अधिकार जो है एक कंपनी के हाथ में सौंप दिए। अब वो कंपनी क्या करती थी? कंपनी जो है 1000 रुपए प्रति माह, कितने? 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से लोगों से जो है पानी का पैसा लेती थी, जबकि बोलीविया की जनता की प्रति व्यक्ति आय पर महीने की जो है मात्र 5000 रुपए थी। अब 5000 रुपए में से कोई व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह जो है सिर्फ किस में दे रहा है? पानी में दे रहा है। अब आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि पानी में पैसा बह रहा है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव है नहीं, जल ही जीवन है। तो जब बोलीविया की सरकार ने पानी का प्राइवेटाइजेशन किया, यानी कि पानी का निजीकरण किया, और जनता जो कि गरीब थी, इतने पैसे नहीं दे सकती, और जनता गरीब ना भी हो तो क्या पानी के पैसे कहीं इतने ज्यादा लगते हैं? नहीं लगते। तो इसीलिए जो है बोलीविया में जनसंघर्ष पैदा हुआ था। अब देखें यहाँ पे तो बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, ठीक है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, बल्कि इसका नेतृत्व जो है फेडेकोर नामक संगठन ने किया था। एक फेडेकोर नामक संगठन था बोलीविया में, तो उस जनसंघर्ष का नेतृत्व जो है किसने किया? फेडेकोर नामक एक संगठन ने किया था। इस संगठन में कौन कौन थे? इस संगठन में इंजीनियर्स थे, पर्यावरणविद थे और कई स्थानीय पेशेवर भी शामिल थे। उसके बाद उन्हें सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, फैक्ट्री श्रमिक संघों के संघ, कोचाबंबा विश्वविद्यालय, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है कोचाबंबा यूनिवर्सिटी या कोचाबंबा विश्वविद्यालय, वहां के मध्यम वर्ग के छात्रों और शहर में बेघर सड़क पर रहने वाले बच्चों की बढ़ती आबादी का समर्थन प्राप्त था। सरकार ने जहां बोलीविया में पानी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, वहां जनसंघर्ष हुआ और उस जनसंघर्ष में राजनीतिक दल शामिल नहीं थे, जैसे कि नेपाल वाले केस में राजनीतिक दल शामिल थे, लेकिन यहाँ पे कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं था। इसका नेतृत्व जो है फेडेकोर नामक संगठन ने किया। साथ ही साथ उस संगठन में इंजीनियर्स, पर्यावरणविद और कौन कौन शामिल था? स्थानीय पेशेवर शामिल थे, सड़क पर बेघर रह रहे बच्चे शामिल थे, मध्यम वर्ग के छात्र शामिल थे। उसके बाद सिंचाई पर निर्भर किसानों का संघ था, क्योंकि पानी अगर इतना महंगा कर दिया तो किसान अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? आपको अन्न कैसे मिलेगा? किसानों के एक संघ और फैक्ट्री श्रमिक संघों ने, इतने लोगों ने, इतने संघों ने
जो है इतने संगठनों ने उस चीज में भाग लिया था, उस जन संघर्ष में भाग लिया था। तो जब इतने बड़े जन समूह ने वहां पे इस जन संघर्ष में भाग लिया तो सरकार को भी जो है इसमें झुकना पड़ा। और जो वहां की सोशलिस्ट पार्टी थी, इस आंदोलन को एक सोशलिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था, जो कि 2006 में यह पार्टी बोलीविया में बाद में सत्ता में आई थी। इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है? ये जो दोनों उदाहरण अपन ने देखे कि जन संघर्ष के द्वारा नेपाल में भी फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो गई, बोलीविया में भी जन संघर्ष के द्वारा, विभिन्न संगठनों के समर्थन के द्वारा, विभिन्न संगठनों के जन संघर्ष में समर्थन के द्वारा फिर से बोलीविया के पानी की समस्या भी हल हो गई। तो इससे निष्कर्ष निकल के क्या आता है? इन्हीं दो कहानियों का जो कंक्लूजन निकल के आता है उसी पे ये सारा चैप्टर डिपेंड करता है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि इन दोनों उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में किसी भी बड़े संघर्ष के पीछे कई तरह के संगठन काम करते हैं। संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। कैसे कैसे निभाते हैं? पहली भूमिका लोकतंत्र में निर्णयों को प्रभावित करने का एक स्पष्ट तरीका है प्रतिस्पर्धी राजनीति में सीधी भागीदारी है। ठीक है, लोकतंत्र में निर्णय को प्रभावित करने का एक तरीका क्या है कि प्रतिस्पर्धी राजनीति में सीधी तरीके से भाग ले लो। दूसरी तरफ ये पार्टियां बनाकर, चुनाव लड़कर और सरकारें बनाकर किया जाता है। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए इस तरीके से दो एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र में जनता की, आम जनता की जन संघर्ष के माध्यम से भूमिका होती है और किस तरीके से राजनीतिक दल, कुछ संगठन, कुछ दबाव समूह जो है जन संघर्ष में हिस्सा लेके जनता का समर्थन करके जो है उनकी मांगों को पूरा कराने की कोशिश सरकार से करते हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि अब सीधी भागीदारी की बात करी गई थी, ठीक है, लेकिन हर नागरिक इतनी सीधी भागीदारी नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे? उनमें मतदान के अलावा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा, आवश्यकता, कौशल नहीं हो सकता। हर नागरिक क्या डायरेक्ट राजनीति में भाग ले सकता है? डायरेक्ट जो है उसमें इतनी स्किल हो सकती है क्या? उसको जरूरत हो सकती है सीधी राजनीति में भाग लेने की, सिर्फ एक वोट देने के अलावा? तो हर व्यक्ति जो है, हर नागरिक जो है डायरेक्ट भागीदारी नहीं ले सकता, डायरेक्ट उसमें नहीं घुस सकता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसकी आवश्यकता राजनीति में घुसने की नहीं हो सकती, या वो जाना भी चाहता हो पर उसके पास वो स्किल ना हो, वो उसके पास वो कौशल ना हो। क्लियर हुई ये बात? तो ऐसे कई अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनसे लोग सरकारों से उनकी बातें या अपनी बातें मनवा सकते हैं। कैसे अप्रत्यक्ष तरीके हैं? ये संगठन बना लेते हैं, संगठन बनाकर अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं, अपनी रुचि या अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां चलाकर ऐसा कर सकते हैं। इन्हें हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है। अब एंट्री हुई किसकी? हित समूह और दबाव समूह की, यानी कि जनता जो है सीधी भागीदारी हर जनता नहीं ले सकती, तो उसी के लिए क्या है? उसी के लिए जो है हित समूह या दबाव समूह होते हैं। कभी कभी लोग बिना संगठन बनाए मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं, और जब लोग बिना संगठन बनाए मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं तो वही संगठन जो है, यानी कि संगठन नहीं होता है, बिना संगठन बनाए काम करने का निर्णय लेते हैं, तो एक समूह के रूप में जब काम करें, यानी कि उनका कोई संगठन नहीं है, बस उन्होंने एक समूह बना लिया, तो वही जो है एक आंदोलनकारी समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब जानते हैं हम कि दबाव समूह क्या होता है। तो देखें यहाँ पे दबाव समूह जो है ऐसे ही संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, औपचारिक रूप से भाग नहीं लेंगे, यानी कि ऑफिशियली ये राजनीति में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही अपने उम्मीदवार खड़े करते, यानी कि ना ही चुनाव में अपने प्रतिनिधि खड़े करेंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके बजाय वे क्या करते हैं? इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं,
उसके बाद वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठनों को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। यानी कि नागरिक समाज संगठन, जो शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं, नागरिक समाज संगठन यानी कि समाज के बीच में से ही निकल के आ रहे हैं। कौन? दबाव समूह, जिनको क्या नाम दिया गया है? नागरिक समाज संगठन ही नाम दिया गया है। तो नागरिक समाज संगठनों को प्रमुख दबाव समूह के रूप में जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। आगे बढ़े, चलिए। तो अभी जो है हमने क्या जान लिया कि दबाव समूह क्या होता है, एक अपन ने परिभाषा जान ली। उसके बाद हम देखेंगे कि दबाव समूह की भूमिका क्या है लोकतंत्र में, दबाव समूह की जनसंघर्ष में क्या भूमिका है, उसको जान लेते हैं। तो दबाव समूह आम जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी और संचार के साधन के रूप में काम करते हैं। किसके बीच? ये हो गई अपनी जनता, ठीक है, और ये है बीच में दबाव समूह, ठीक है। और ये जो है अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये है जनता, बीच में जो है अपन दबाव समूह को रख लेते हैं और नीचे जो है अपन रख लेते हैं सरकार को। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि जो दबाव समूह है, जो दबाव समूह है वो जनता और सरकार यानी कि आम जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, एक संचार के माध्यम का काम करते हैं। यानी कि जनता की जो भी मांगे हैं उन बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, या उनका हक, जनता का हक सरकार के द्वारा जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हुए ना दबाव समूह जनता और सरकार के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी और संचार के माध्यम के रूप में। चलिए तो दबाव समूह आम जनता और सरकार के बीच जो है एक कड़ी एवं संचार के साधन के रूप में काम करते हैं तथा लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी को संभव भी बनाते हैं। उसके बाद देखें तो दबाव समूह सामाजिक एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों के सामान्य हितों की अभिव्यक्ति के लिए जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच अंतर को कम करते हैं तथा पूरे समाज में परंपरागत विभाजन को भी कम करने का काम करते हैं। पहली बात क्या कही गई है कि जनसमूह सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। क्यों है? क्योंकि ये व्यक्तियों की, आम जनता की सामान्य हितों की अभिव्यक्ति का काम करते हैं और जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच के अंतर को कम करते हैं। यानी कि जनसाधारण हो गई जनता, निर्णय लेने वाले यानी कि सरकार, तो इनके बीच के अंतर को, इनके बीच संचार का माध्यम बन के इनके बीच के अंतर को कम करने का काम करते हैं तथा पूरे समाज में परंपरागत विभाजन को कम करने का भी काम करते हैं। तो एक बात ये हो गई दबाव समूह की भूमिका के बारे में। अगली बात देखें दबाव समूह एक संगठित हित समूह है जो अपने अपने समूह के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो भी उनकी जनता के हित हैं उनके पक्ष में काम करके सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं तथा राजनीतिक जागरूकता एवं सदस्यों की सहभागिता में वृद्धि करते हैं। यानी कि हर व्यक्ति में राजनीतिक जागरूकता हो, पॉलिटी से जो है हर व्यक्ति जो है अवेयर रहे कि क्या, कैसी पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है, क्या राजनीतिक गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं, वो हर एक जनता को पता हो। साथ ही साथ अपने समूह में, अपने दबाव समूह में सदस्यों की सहभागिता में भी वृद्धि करती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे समूह में आए और हमारे कार्यों में जो है हमारा सहयोग दें। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। बतौर संगठन यानी कि एक संगठन के रूप में दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने या उसमें हिस्सेदारी का नहीं होता। दबाव समूह के बारे में जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि
दबाव समूह जो है राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहते, ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना ही वो अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, ना ही उनका उद्देश्य सत्ता को हासिल करने का होता है। ठीक है, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, कैसे दबाव समूह का निर्माण होता है इस बात को समझने की कोशिश करना। तो दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे यानी कि एक सा पेशा करने वाले लोग, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग समान पेशे के लोग, समान हितों वाले लोग, समान आकांक्षाओं वाले लोग या एक से मत वाले लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, तब जाके दबाव समूह का निर्माण होता है। कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए, अगला पॉइंट देखें कि कई तरीके की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द भी हमें सुनाई देता है। व्यवहारिक रूप से कई कामों के लिए हमें जन आंदोलन जैसा शब्द भी सुनाई देता है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, सभी ने सुना होगा। क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाना था, उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है डॉक्टर मेधा पाटकर द्वारा शुरू किया गया था। सूचना के अधिकार आंदोलन, ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन, क्लियर हुई बात। तो शराब विरोधी आंदोलन जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के एक गांव है वहां की महिलाओं ने चलाया था। महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एक चिपको आंदोलन, जिसमें 1970 के आसपास की ये घटना है, तकरीबन 1975 की घटना है कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में महिलाएं जो हैं और वहां के लोग जो हैं पेड़ों से चिपक गए थे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, इसलिए उसे एक पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। और चिपको आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां के निवासी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। तो क्लियर हुई इतनी बात कि कैसे दबाव समूह जो है उनकी भूमिका होती है जन संघर्ष में और लोकतंत्र को बचाने के लिए। दबाव समूह के समान जो है आंदोलन भी, अब आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, तो दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधी भागीदारी नहीं करते हैं। सीधी भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सीधी राजनीति करने के बजाय जो है राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से दबाव समूह करते हैं। लेकिन दबाव समूह आंदोलन में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन जो है ढीला ढाला होता है। दबाव समूहों के विपरीत जो है आंदोलनों में संगठन जो है ढीला ढाला होता है, मतलब कि ये संगठित होकर उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं जितने अच्छे से एक दबाव समूह काम करता है। आंदोलनों में फैसले जो है अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, ऑफिशियली नहीं लिए जाते हैं, और इनके फैसले भी लचीले होते हैं, यानी कि फैसले ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह तक। स्वतः स्फूर्त भागीदारी या जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी यानी कि जनता स्वयं से उग्र होकर एक आंदोलन को जन्म देती है, जबकि दबाव समूह एक समूह के रूप में काम करते हैं। किसी विशेष वर्ग से निकल के ये दबाव समूह जो है निकल के आते हैं और इनका निर्माण होता है, जबकि आंदोलन जो है आंदोलनों का निर्माण अलग से नहीं होता, वो समूह के रूप में नहीं होते, वो संगठित नहीं होते, उनके कायदे कानून भी लचीले होते हैं। साथ ही साथ जब जनता किसी चीज को उग्र लेके हो जाए, मतलब किसी चीज को लेके उग्र हो जाए, तो एक आंदोलन का जन्म होता है। तो क्लियर हुई दबाव समूह और आंदोलन के बारे में इतनी बातें। अब हम जानते हैं वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, कि एक वर्ग विशेष के हित समूह क्या हो सकते हैं या वर्ग विशेष के हित समूह किसे कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जन सामान्य के हित समूह किसे कहा जाता है। तो हित समूह जो है समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ हित समूह की बात करें, ना कि किसी वर्ग विशेष के, ना आम जनता के, ना कि जन सामान्य के। तो हित समूह जो है समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। किस तरीके के हो सकते हैं वो हित समूह? मजदूर संगठन हो सकते हैं, व्यवसायिक संघ हो सकते हैं,
पेशेवर यानी कि वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि हो सकते हैं। तो इन सब के निकाय जो हैं इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। अब ये दबाव समूह वर्ग विशेषी कैसे होते हैं? ये दबाव समूह वर्ग विशेष के कैसे होते हैं? क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके यानी कि समाज के किसी खास वर्ग, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको एक विशेष वर्ग का हित समूह क्यों कहा गया है? इनको किसी वर्ग विशेष का हित समूह इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष के हित के लिए, एक वर्ग विशेष के अधिकारों के लिए काम करते हैं। जैसे कि मजदूर वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया, व्यवसायी वर्ग हो गया, या उद्योगपतियों का वर्ग हो गया, या किसी धर्म विशेष को मानने वाले यानी कि धर्म विशेष के अनुयायियों का समूह हो गया, या फिर किसी खास जाति की बात हो गई। ठीक है, तो उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं यानी कि किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद देखें कि ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ऐसे दबाव समूह जो हैं पूरे समाज के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपने वर्ग के लिए, अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है? वर्ग विशेष के हित समूह कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब चलते हैं जन सामान्य के हित समूहों की तरफ। तो इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहा जाता है, यानी कि सभी लोगों के कल्याण करने वाले समूह होते हैं। कैसे? ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, किसी सिर्फ एक वर्ग के लिए काम कर रहे हो। ये काम करते हैं संपूर्ण समाज के लिए, आम जनता के लिए, सब जन सामान्य के लिए, उनके लोगों के कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी समूह होते हैं ये। तो इनका लक्ष्य क्या होता है? अपने सदस्यों की ही नहीं बल्कि किसी और की भी मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम यहाँ बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि बंधुआ मजदूरी क्या होती है। बंधुआ मजदूरी एक बहुत ही सदियों पुरानी चली आ रही परंपरा है, जो अब हर जगह तो विद्यमान नहीं है, कहीं पिछड़े इलाकों में विद्यमान है। बंधुआ मजदूरी क्या कहलाती है? तो बंधुआ मजदूरी वो मजदूरी है या उस परिस्थिति को कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जो पूरा वंश है, उसके पूर्वज हैं, पहले वो भी किसी के यहाँ मजदूर थे, दास थे, और वो व्यक्ति जो है वंशानुगत चली आ रही है दास प्रथा, तो वो व्यक्ति जो है अभी स्वयं भी एक बंधुआ मजदूर है किसी के यहाँ, और उसके आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसके यहाँ बंधुआ मजदूर रह के काम करेंगी। बंधुआ मजदूर को कोई मंथली सैलरी नहीं दी जाती, कोई पैसे नहीं दिए जाते, बस समय समय पे कुछ चीजें दे दी जाती हैं जिससे उनका खर्चा पानी चलता रहता है। यानी कि एक तय रकम उनको हर महीने नहीं दी जाती मजदूरी के बदले, या हर दिन मजदूरी के बदले उन्हें दिहाड़ी नहीं दी जाती। और ऐसा कंपलसरी होता है कि पीढ़ियों से वो व्यक्ति किसी एक घर की मजदूरी करने के लिए बाध्य होते हैं। समझ में आई? तो अब ये एक तरीके से बुराई है, अच्छी बात तो है नहीं। तो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का हम नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के समूह क्या कहे जाएंगे? इस तरीके के समूह जो है जन सामान्य के हित समूह कहे जाएंगे, जो कि किसी सिर्फ एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, जन सामान्य के लिए काम करते हैं, पूरी आम जनता के लिए काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझें बामसेफ एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है यहाँ पे।
ये क्या काम करता है? ये जो है यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो है अपना अभियान चलाता है। क्लियर हुई ये बात? तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चला रहा है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं चला रहा, कि जितनी भी जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है उनके लिए ये संगठन खड़ा है। आगे बात करें यह संगठन जो है जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। यानी कि जो भी व्यक्ति जो है जातिगत भेदभाव के शिकार है, ठीक है, उनकी समस्याओं को देखता है और ये जो है सामाजिक न्याय और पूरे सामाजिक सरोकार के लिए काम करता है। क्लियर हुई बात कि वर्ग विशेष के हित समूह से जन सामान्य के हित समूह किस तरीके से अलग होते हैं। ये बात आपको दोनों बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम कि दबाव समूह जो है राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन दोनों राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। तो दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। कैसे? दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर जनता का समर्थन नहीं होगा तो क्या इनके जो स्वयं के उद्देश्य हैं वो पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात करें कि क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि सूचना अभियान चलाना, बैठकें आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लेते हैं। ठीक है, कैसे? यानी कि सूचना अभियान चलाएंगे, ये काम होना है, ये काम सरकार की तरफ से गलत हो रहा है, हमें इसे सही करना है। बैठकें, किसी भी काम को करने के लिए बैठक तो बुलानी पड़ेगी, तो बैठकें आयोजित करने जैसा काम करेंगे। अर्जी दायर करना, किसी की कोई समस्या हो तो आप हमारे सामने अर्जी लेके आओ, हम नोट करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। क्लियर हुई बात? ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया का ज्यादा ध्यान दे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। अगर किसी पर भी जो है मीडिया का ध्यान किसी पर भी पड़ गया तो उसकी समस्याओं का समाधान जो है आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो बात मीडिया के जरिए आसानी से सब तक पहुंच सकती है। तो दबाव समूह भी समस्याओं के समाधान के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं कि जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हों वो सब लोगों को पता हो, और सब तक वो बात कैसे पहुंचेगी? मीडिया के द्वारा ही पहुंचेगी। क्लियर हुई ये बात? अब ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। तो दबाव समूह और आंदोलन कैसे काम करते हैं? हड़ताल के द्वारा काम करेंगे, या सरकारी काम कोई चल रहा हो तो उसमें जो है बाधा उत्पन्न करके जो है अपना लक्ष्य साधने की कोशिश करते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। मजदूर संगठन हो, कर्मचारी संघ हो, आंदोलनकारी समूह हो, कुछ ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करेंगे कि सरकार जो है उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। आगे देखें, व्यवसाय समूह जो है, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। क्लियर हुई ये बात? यानी कि व्यवसाय समूह जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? महंगे विज्ञापन को प्रायोजित कर रहे हैं ताकि उनका प्रचार प्रसार महंगे विज्ञापनों के जरिए आसानी से हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद देखें कि दबाव समूह और आंदोलनकारी, दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि दबाव समूह सरकार और
आम जनता के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, एक संचार के साधन के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। अब संचार के रूप में भूमिका या मध्यस्थता के रूप में भूमिका आम जनता और सरकार के बीच दबाव समूह कैसे निभाएंगे? जब सरकार की गतिविधियों में जो है भाग लेंगे, जैसे कि सरकार को सलाह देने वाली समितियों में भाग लेंगे या आधिकारिक निकायों में शिरकत करेंगे, तब जो है वो एक दबाव समूह जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ यानी कि मेडिएटर की भूमिका को निभा पाएंगे। क्लियर हुई ये बात? अब कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। अब देखना, राजनीतिक दल से निकल के दबाव समूह आ रहे हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं। यानी कि कुछ समूह ऐसे भी होते हैं, कुछ दबाव समूह ऐसे भी होते हैं जो राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से निकल के आते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहा जाता है इसको, एबीवीपी। तो एबीवीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये किसका है? ये एक राजनीतिक दल से ही निकल के आया हुआ एक समूह है जो कि विद्यार्थी संघ यानी कि छात्रों की भलाई के लिए काम करता है। अब ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता अमूमन किसी ना किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता ही होते हैं। यानी कि जब कोई दबाव समूह राजनीतिक दल से निकल के आ रहा है तो उसका जो दबाव समूह का नेतृत्व करने वाला जो लीडर होगा, दबाव समूह का जो नेता होगा, वो किसी ना किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या फिर नेता ही होंगे। क्लियर हुई ये बात कि कैसे राजनीतिक दलों से निकलकर भी जो है कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल का भी हिस्सा होते हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि राजनीतिक दलों पर दबाव समूहों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताना है कि राजनीतिक दलों पर दबाव समूहों का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखें कि सकारात्मक प्रभावों में पहला प्रभाव है कि ये विविध हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे करते हैं? दबाव समूह समाज के भीतर विविध हितों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न आवाजें सुनी जाती हैं। वे व्यक्तियों और समुदायों को एक साथ आने और उनकी चिंताओं को दूर करने में राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। आम जनता को उनकी आवाज उठाने के लिए दबाव समूह जो है एक मंच प्रदान करते हैं। उन्हें ये जताते हैं, उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि आपकी आवाज भी सरकार सुन सकती है, बस आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको हम मंच दे रहे हैं, आप अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाओ। क्योंकि जनता की आवाज ही एक ऐसी आवाज है जो जनसंघर्ष को जन्म देती है और लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा सकारात्मक प्रभाव देखें कि विशेषज्ञता और ज्ञान। कैसे? कई दबाव समूहों में विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं। वे राजनीतिक दलों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें जटिल नीतिगत मसलों पर सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। यानी कि जब दबाव समूह का हिस्सा कोई विशेषज्ञता हासिल व्यक्ति हो, किसी विशेष ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति हो, तो दबाव समूह को कैसे फायदा होगा? दबाव समूह को वैसे फायदा होगा कि अगर कोई कठिन निर्णय दबाव समूह को लेना है तो उनके पास ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन्हें सही राह दे सकते हैं, सही ओपिनियन दे सकते हैं, जिसके बल पे उनकी पॉलिसी भी कारगर साबित हो सकती है, वे भी अपने मिशन में जो है सक्सेस हो सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए, तो अगला प्रभाव देखें
नीति निर्माण और मूल्यांकन। दबाव समूह और आंदोलन का अगला सकारात्मक प्रभाव है नीति निर्माण और आंदोलन। दबाव समूह जो है अनुसंधान, विश्लेषण और वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करके नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, वे जांच और संतुलन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक दल निर्णय लेने से पहले व्यापक दृष्टिकोण पर विचार करते हैं या नहीं। इनकी खुद की नीति होती है और सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने का काम भी ये करते हैं। कैसे करते हैं, उसके पहले एक रिसर्च होती है कि सरकार ये पॉलिसी बना तो रही है, पर क्या सरकार इस पॉलिसी को अच्छे से चला सकती है, या फिर इस पॉलिसी को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। ये बात हो गई। आगे बात करें कि सार्वजनिक जागरूकता और लामबंदी। अब इसमें भाई दबाव समूह क्या करता है, दबाव समूह अक्सर सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, और अपने उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाते हैं। सार्वजनिक समर्थन जुटाना ही क्या है, लोगों को इकट्ठा करना। लोगों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, लामबंदी करना। सार्वजनिक जागरूकता की बात करें, सबसे पहले हमने वही बात करी कि सामाजिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और सामाजिक मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। विरोध प्रदर्शन, रैलियां और अभियान आयोजित करके वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, रैलियां निकालेंगे, अभियान चलाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब भीड़ में ये काम होगा तो जनता तो उनकी तरफ ध्यान देगी ही, और राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव भी डाल सकते हैं। ये बात कैसी होगी, ये बात हो गई कि सार्वजनिक जागरूकता और लामबंदी जो है एक दबाव समूह का सकारात्मक प्रभाव है। आगे देखें तो दबाव समूहों और आंदोलनों ने लोकतंत्र को गहरा किया है। लोकतंत्र में शासकों पर दबाव डालना कोई अस्वास्थ्यकर गतिविधि नहीं है कि भाई अगर शासकों पर दबाव डाला जा रहा है तो वो गलत है, वो सही है अगर शासक अच्छे से काम ना कर रहा हो। जब तक कि सभी को यह अवसर मिलता रहे, जब तक सभी को यह अवसर मिलता रहे कि वो शासन पर दबाव डाल सकें, अच्छे काम करने के लिए, अच्छा शासन चलाने के लिए दबाव डाल सकें, तो ये अच्छी नीति है, ये गलत नीति नहीं है। अगला सकारात्मक प्रभाव देखें कि जनहित समूह और आंदोलन जो है अमीरों और शक्तिशाली लोगों के अनुचित प्रभाव का मुकाबला करने और सरकार को आम नागरिक की जरूरतों और चिंताओं की याद दिलाने में भूमिका निभाते हैं। यानी कि जनहित समूह जो है और आंदोलन जो है वो अमीर और शक्तिशाली लोगों के गलत प्रभाव का मुकाबला करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ सरकार को आम नागरिकों की जरूरतों की तरफ, आम नागरिकों की चिंता करने की तरफ ध्यान देने में भी सहायक होते हैं। तो ये कुछ जाने हमने दबाव समूह और आंदोलनकारियों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जाना। इसके बाद हम देखेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन के कुछ नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इनके नकारात्मक प्रभाव के बारे में। तो दबाव समूह और आंदोलनों के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये है आप सभी के सामने, जिसमें पहला है कि ये एक वर्ग के हितों को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जो वर्ग विशेष के हित समूह है वो सिर्फ एक वर्ग के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात करें तो ये लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को कमजोर करते हैं, लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये एक विशेष समूह या मुद्दे के लिए काम करते हैं। लोकतंत्र जन भागीदारी की बात करता है, जनता के हित की भागीदारी की बात करता है, ना कि सिर्फ एक वर्ग विशेष की बात करता है। जबकि लोकतंत्र जो है केवल एक वर्ग का नहीं बल्कि सभी के हितों का जो है ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र को क्या करना चाहिए, एक का नहीं सभी का ध्यान रखना चाहिए। ये समूह जो है बिना जिम्मेदारी के सत्ता का उपयोग करते हैं। राजनीतिक दलों को चुनावों में लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते। दबाव समूह क्या करते हैं सरकार के खिलाफ जनता का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या इनको चुनाव लड़ना है? चुनाव अगर ये लड़ेंगे तो जनता का सामना इन्हें करना पड़ेगा, पर चुनाव इन्हें नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है नेता को, तो नेता को इससे घाटा है
क्योंकि नेता को चुनाव लड़ने के लिए जनता के सामने ही हाथ जोड़ने हैं, जनता का ही सामना करना है। तो राजनीतिक दलों को इनसे घाटा पैदा होता है, यानी कि नुकसान होता है। दबाव समूह और आंदोलनों को लोगों से धन और समर्थन जो है नहीं मिल सकता है। कभी कभी कम जन समर्थन लेकिन बहुत सारा पैसा रखने वाले दबाव समूह अपने संकीर्ण एजेंडे के पक्ष में सार्वजनिक चर्चा पर कब्जा कर सकते हैं। यानी कि जितने भी दबाव समूह और आंदोलन है उसमें से सभी को जनता का समर्थन नहीं मिलता है, ना ही किसी को एक पैसा मिलता है। लेकिन कभी कभी कम जन समर्थन हो और बहुत सारा पैसा रखने वाले दबाव समूह जो हैं अपने एजेंडे को, अपने संकीर्ण एजेंडे को, यानी छोटे से छोटे एजेंडे को भी जो है बहुत बड़ा लेवल पे बना देते हैं और सार्वजनिक चर्चा पर कब्जा कर सकते हैं। आगे देखें कि कभी कभी ये दबाव समूह राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। तो ये जाने हमने क्या कि दबाव समूह के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से दबाव समूह और आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को हमने जाना। बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं आंदोलन क्या होता है। ठीक है, अभी तक जाना दबाव समूह क्या होता है, अब जानते हैं कि आंदोलन की परिभाषा क्या है। आंदोलन चाहे वह संगठित हो या स्वतः स्फूर्त हो, संघर्ष के विकास की एक अवस्था है जहां संघर्ष का स्वरूप आम हो जाता है, यानी कि किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। संघर्ष जो है व्यक्तिगत नहीं रह जाता, सामूहिक हो जाता है। तो जहां संघर्ष सामूहिक हो जाए वो कहलाता है आंदोलन। तो चलिए जानते हैं कुछ विशेष आंदोलनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपके सामने चिपको आंदोलन। तो इसकी सारे डिटेल्स को कई सारे पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। तो चिपको आंदोलन जो है सबसे पहले देखते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। कहाँ हुआ था यह आंदोलन? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 1975 में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन की मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1975 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी, एक नाम हो गया, कामरेड गोविंद सिंह रावत जी, दो नाम हो गए, तीसरा नाम है चंदी प्रसाद भट्ट जी, और महिलाओं में जो नेतृत्व किया था वो किया था श्रीमती गौरा देवी जी। तो इन चार महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है जिनके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जब सरकार की तरफ से एक विशेष उद्योग को लगाने के लिए सारे पेड़ काट दिए जाने थे, ऐसा लोगों ने सुना, तो लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया और जाके पेड़ों से चिपक गए पेड़ों की रक्षा करने के लिए। इस इमेज में आपको काफी सारी महिलाएं दिख रही होंगी जो पेड़ से चिपकी हुई नजर आ रही हैं। इस वजह से इसको जो है चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे देखें दलित पैंथर्स। ठीक है, दलित पैंथर्स जो है ये महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन थे? नामदेव ढसाल और जेपी पवार जी। कब हुआ था? 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर्स की स्थापना हुई थी। इनकी विचारधारा किस पे डिपेंड करती थी? दलित समाजवाद, जातिवाद विरोधी थे, बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद, ये इनकी विचारधाराएं थी। अब दलित पैंथर्स है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दलित पैंथर्स जो है एक सामाजिक संगठन है जो जातिगत भेदभाव का मुकाबला करना चाहता है। इसका जातिगत भेदभाव का मुकाबला करना चाहता है। आंदोलन का उत्कर्ष 1970 से 1980 के दशक तक चला। कब से कब तक? 1970 से 1980 के दशक तक चला और बाद में इसमें कई दलित बौद्ध कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। यानी कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो है ये आंदोलन 1972 9 जुलाई 1972 को जो है दलित पैंथर्स की स्थापना हुई थी, जिसकी विचारधारा दलित समाजवाद, जातिवाद विरोधी, बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद, इसकी कुछ विचारधारा थी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। ताड़ी यानी कि शराब। तो शराब विरोधी आंदोलन या ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश के एक गांव में शुरू किया गया था। तो दक्षिणी राज्य
आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन वहां की महिलाओं का आंदोलन था, महिलाओं का स्वतःस्थ आंदोलन था, यानी कि महिलाओं द्वारा खुद से शुरू किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन में क्या हुआ था, इस आंदोलन के जरिए महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा यानी कि शराब बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। वर्ष 1992 के सितंबर अक्टूबर माह में वहां की ग्रामीण महिलाएं शराब के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। उस एरिया में, यानी कि आंध्र प्रदेश का एक गांव था, दक्षिण की बात करें, दक्षिण राज्यों की बात करें, तो वहां की महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? क्योंकि वहां के पुरुष जो है ताड़ी यानी कि शराब को पीकर अपने में मस्त हो जाते थे और सारा पैसा उनका शराब में चला जाता था, जिससे उनके परिवार की, उनके गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही थी। और वो महिलाएं आंदोलन छेड़कर शराब की बिक्री बंद करवा के अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती थी। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश में, तो वहां के एक गांव है दुबरगंटा, एक गांव है, वहां 1990 के प्रारंभ में महिलाओं के बीच एक प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम के जरिए जो है महिलाओं को शिक्षित किया गया, जागरूक किया गया कि आप जो है आप स्वयं शराब बंदी में सहयोग कर सकती हैं। इस कार्यक्रम में उस गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में पंजीकरण कराकर कक्षाओं में अपने घर के पुरुषों पर देशी शराब का नाम है ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। यानी कि जो वहां पे प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चालू किया गया था, वहां पे ऐसा जो है प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में महिलाएं जो है हिस्सा लेती थी, वहां जाके सीखती थी कि कैसे वो अपने घर के पुरुषों को शराब पीने से मना कर सकती हैं। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को इसलिए हो रही थी कि इससे परिवार की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराने लगी थी। परिणाम स्वरूप उस जिले के अन्य गांवों की महिलाएं ताड़ी बिक्री के विरुद्ध आगे बढ़ी और शराब की दुकानों को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगी कि अगर शराब की दुकानें ही नहीं रहेंगी तो उनके घर के जो पुरुष हैं उस गांव के जो पुरुष हैं वो शराब का सेवन कैसे कर पाएंगे। बाद में ताड़ी विरोधी यह आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया, जिसका नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। तो इस जरिए जो है आंध्र प्रदेश के दुबरगंटा गांव की महिलाओं ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेके वहां से शिक्षित होके वहां की शराब की दुकानों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके शराब की दुकानों को बंद कराया और ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी कि ताड़ी की बिक्री बंद करो इस नारे के माध्यम से और खुद विरोध करके खुद आंदोलन में हिस्सा लेके जो है उस बिक्री को बंद करवाया और अपने मिशन में जो है उनने सफलता हासिल की। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ आंदोलन के बारे में जाना। यही कारण था कि 1990 के दशक के दौरान महिला आंदोलन ने समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करके अपने लिए स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया। तभी 1990 की बात हो रही, 1990 के दौर में ही ये आंदोलन हुआ था और महिलाओं ने ही हिस्सा लिया था। तो उसी समय जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा स्थानीय राजनीतिक निकायों में यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। तो क्लियर हुई ये बात कि दबाव समूह और आंदोलन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से दबाव समूह और आंदोलन जन संघर्ष में हिस्सा लेके लोकतंत्र को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, साथ ही साथ देश की आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देते हैं। तो ये बात हो गई किस चीज की, ये बात हो गई जन संघर्ष और आंदोलन के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। ठीक है, तो अपना जो रिवीजन है वो यहीं पे खत्म होता है इस चैप्टर का। आगे जो है और कई सारी अपन क्लासेस जो है लाइव सेशन भी लेंगे, साथ ही साथ आपको कई सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो सारे लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन से जुड़ा रहना होगा। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल करना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये सारे टॉप कोर्सेज। तो आज के इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और
चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।